Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine. हेलो दोस्तों, आज हम वेलकम करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइटल एजुकेशन पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसका टॉपिक है वेक्टर्स। सो गाइस, जो वेक्टर है, वेक्टर एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है। हमने पहले जो क्वांटिटीज़ पढ़ी है, क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और दूसरा आपकी डायरेक्शन भी होती है। और जो आपकी ये जो वेक्टर है, इसके कुछ लॉज होते हैं, उनको भी ये फॉलो करता है। जैसे हमारे पास दो लॉज हमको मिलने वाले हैं, उनको ये फॉलो करेगा। एक होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा होता है हमारा वेक्टर लॉ। एक होता है पैरेलल रेक्टेंगल लॉ और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। ये दोनों लॉ हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे अभी में कुछ क्वांटिटी है, जैसे कि वेट होता है। वेट जो होता है वो होता है एक तरीके का वेक्टर, क्योंकि जो वेट होता है उस तरीके का फोर्स होता है। फोर्स की अपनी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। वैसे ही जो मास है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे ही डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जो प्रेजेंट रहती हैं हमारे आसपास। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर में हमें पता है कि वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है हमारी डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड है उसे हम शो करते हैं, या तो जो हमारा लेटर है, जो वेक्टर है, उसे हम अगर बोल्ड लेटर में लिखें तो भी वही माना जाता है। मतलब मान लीजिए इसमें थोड़ा बोल्ड करके लिख दूँ तो भी इसका मैग्नीट्यूड ही माना जाता है किसी भी वेक्टर का। और उसकी डायरेक्शन हम दिखाते हैं। एक हम जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर लगा दी जाती है कैप, और ये होता है हमारा एक यूनिट वेक्टर। और यही क्या दिखाता है, इसकी डायरेक्शन को शो करता है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है ए कैप। तो जो ए कैप होगा वो एक ऐसे समझिए कि एक यूनिट है उस डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वो चला। तो वेक्टर के दो रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबॉलिक और एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम उसको दिखाएंगे ज्योमेट्रिकली कि वो वेक्टर कहाँ तक चल रहा है, और सिंबॉलिकली हम उसको नाम देते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि कोई भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर हम यूज़ करते हैं। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई वेक्टर अपने ही ये समझिए कि जब भी कोई जो वेक्टर है वो अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, एक यूनिट वेक्टर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं, ए इज इक्वल टू मॉड ए, या फिर जो उसका मैग्नीट्यूड है, और इनटू ए कैप। यानी कोई भी जो वेक्टर है वो दो चीज़ों का एक तरीके से समझिए दो चीज़ों से मिलके बनता है। यानी कोई भी वेक्टर होगा ए कैप, वो उसके मैग्नीट्यूड और दूसरा मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। तो ये दो चीज़ें उसमें होंगी ज़रूर। तो इन दो चीज़ों से मिलके क्या बनता है, आपका कोई भी वेक्टर बनता है। तो वेक्टर दो चीज़ों से मिलके बनता है। हमने जैसे देखा यहाँ पे कि पहला होता है आपका कोई जो
यूनिट वेक्टर और दूसरा होगा आपका मैग्नीट्यूड। तो जब हम बात कर रहे थे यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा कि जब कोई भी वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है कि जो हमारे जिस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी डायरेक्शन में हमें वेक्टर मिलता है, लेकिन उसकी जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। तो अगर कभी भी बात ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ द कार्स वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। मान लीजिए कोई भी कार है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसको ए वेक्टर से डिनोट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो दिया गया है आपके पास 20 और फिर दिया गया है ए कैप। तो यहाँ पे 20 है वो दिखाता है आपको मैग्नीट्यूड, और जो ए कैप है वो दिखाता है आपकी डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ, जो यहाँ पे इस एरो से दर्शाई गई है। ऐसे ही एक दूसरा एक हमें दूसरी एक सेकंड चीज़ यहाँ पे गिवन है कि एक लड़की भी है जो रन कर रही है। कि मान लीजिए कोई लड़की है वो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन हमें क्या कहा गया है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यानी कि अगर मान लीजिए ए कैप जो है वो इस डायरेक्शन में, हमें क्या कहा गया है जो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ए कैप के अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी। अगर ए कैप इधर है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन इधर होगी। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो गर्ल है वो इस तरह मूव कर रही है और यूनिट कितनी है 5। अब यहाँ पे जो -5 है वो -5 इसीलिए कि जो -5 वो है वो ये दर्शा रहा है कि मान लीजिए जो ए कैप है इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, तो इसके इधर जितने भी क्वांटिटी जो भी इस तरफ डायरेक्शन में आएगी वो क्या होंगी आपकी पॉजिटिव, और इसके इस डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी उनका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ साइन आएगा माइनस का। वही यहाँ पे आपको बताया गया है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा वेक्टर है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे दिखाते हैं। तो मान लीजिए हमने देखा कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो जो तीनों एक्सिस हैं हमारे पास, जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है उसमें 3 एक्सिस होती हैं x y z। तो जो x एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं आई कैप। उसे हम कहते हैं क्या, यहाँ पे जो एक नेम गिवन दिया गया है, ये मान लीजिए ये 3 एक्सिस है आपके पास, तो जो आपकी पहली एक्सिस है, जो ये पहली एक्सिस है इसमें जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आपका आई कैप। जो सेकेंड आपकी जो ऊपर जो वाई एक्सिस है इसमें यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आपका जी कैप। और जो जेड एक्सिस होती है इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जेड, वो होगा आपका की कैप। और ये आपकी 3 एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। तो ऐसे जो तीनों एक्सिस हैं उसमें अपने अपने उनकी जो एक्सियल यूनिट वेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं। यानी एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। तो ऐसे ही हम इनको दर्शाते हैं। और जो यहाँ पे जो ये पी क्यू आर जो दिए गए हैं वो ये डिनोट करता है कि जो कोई भी पॉइंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मूव किया है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर वाई एक्सिस में कितना मूव किया है। मान लीजिए वो क्यू डिस्टेंस मूव किया है तो क्यू, और अगर वो मान लीजिए
वाई एक्सिस में इतना मूव किया तो वो ऐसे दिया गया है, फिर डिनोट किया गया है। तो कोई भी ए अगर हमें कोई भी पॉइंट दिखाना है एक्सिस में, तो पी क्यू आर पॉइंट से दिखाएंगे तो हम वेक्टर को ऐसे भी दिखा सकते हैं। यूनिट वेक्टर्स को 3 एक्सियल यूनिट वेक्टर्स मैंने आपको बताए, तो हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेक्टर। तो कोई भी जो वेक्टर होता है उसकी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि कोई भी जो वेक्टर है उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। डिस्प्लेस मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई वेक्टर इधर है, मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, तो हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। डिस्प्लेस भी ऐसे करना है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहे। मान लीजिए इसका जो यूनिट वेक्टर था अभी, इस जो ये हमारा वेक्टर है, इस मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर था आपका ए कैप। तो जो आपका वेक्टर डिस्प्लेस होगा, जो नया वेक्टर आएगा, मान लीजिए हमने वेक्टर को इधर डिस्प्लेस कर दिया, बस दोनों में, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, जो एक बात कॉमन रहेगी दोनों में, जो दोनों का यूनिट वेक्टर होगा यानी जो उनकी डायरेक्शन होगी वो हमें सेम रखनी है। हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं लेकिन उसकी जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब जो उनकी डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहेगी। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी है किसकी, वेक्टर्स की। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर कोई भी वेक्टर जो है कि अगर वो 360 से अलावा हम उसको क्या करें, रोटेट करें, तो जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। मान लीजिए आप ऐसे देखिए कि कोई वेक्टर हमें ए गिवन है, तो जो अगर मान लीजिए हम अगर कोई वेक्टर मान लीजिए 360 डिग्री के अलावा कितना भी हम उसको रोटेट कर दें, तो जो नया वेक्टर आएगा, मान लीजिए जो बी वेक्टर आया वो ए, तो जो ए वेक्टर है ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। वो यहाँ पे हम बताना चाहिए, वो इसने बताया कि अगर कोई वेक्टर है वो अदर देन, यानी जो बीच में इनके एंगल जो थीटा एंगल बना है, थीटा नॉट इक्वल टू 360 डिग्री हो, या फिर नॉन मल्टीपल हो, तो या फिर ऐसे समझिए कि वो 2n पाई इक्वल टू थीटा ना हो। अगर तब ना हो तो कंडीशन तब क्या बनती है कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के इक्वल नहीं होता, वो यहाँ पे हमें बताया गया है। और एंगल बताने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, एंगल आप ऐसे बता सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना है, हमें पता है कि वेक्टर्स डिस्प्लेसिंग होते हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए पहले तो जो उनके टेल हैं, टेल्स को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। और फिर हमें जो उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल है, यानी जो एंगल 180 डिग्री से कम है, यानी देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक एंगल तो ये भी बन रहा है बड़ा एंगल, लेकिन हमें ये नहीं मेज़र करना, हमें जो छोटा एंगल बन रहा है इनके बीच में हमें वो मेज़र करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, वो एक ट्रायंगल की साइड्स के फॉर्म में हमें अरेंज करके दिए गए हैं, तो हमें उनके बीच का एंगल बताना है। तो मान लीजिए हमें जो 3 वेक्टर्स दिए गए हैं हम इनको आसानी से बता सकते हैं कि जैसे अभी हमें पहले बताना है कि हमें गिवन है कि ए और बी के बीच में 60 डिग्री एंगल है, ए और सी के बीच में 45 डिग्री है, और तो बी और सी के बीच में सिंपली हमें पता है वो 105, बी और सी के बीच में हमें दिया गया है कि 105 है, लेकिन हम निकालें, मतलब हम अब निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्या गिवन है, एक वेक्टर आपके पास ये है और दूसरा वेक्टर आपके पास ऐसे गिवन है और तीसरा वेक्टर आपके पास ऐसे गिवन है। ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास ये है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है और तीसरा वेक्टर ये है। तो यहाँ पे यानी कि ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो वही पहली कंडीशन में तो ये तो गिवन है कि ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। हमें पता है कि ए और बी के बीच में तो एंगल पता है
बी और ए और सी के बीच में पता है, लेकिन हमें बी और सी के बीच में नहीं पता, ए और सी के बीच में नहीं पता, तो उनको हम कैसे निकालेंगे? तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमें पता है कि हम इनको क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे किया गया है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो ये सी वेक्टर था इसको क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पे डिस्प्लेस करके हमने क्या किया, हमें पता है कि हमें किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो हमें या तो हमें इनको टेल से टेल मिलानी पड़ेगी और हेड से हेड। तो टेल से टेल जब मिला है तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एंगल था, अब ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर है, ये इसके पैरेलल है, तो ये जो ये एंगल होगा थीटा, ये इसके इक्वल होगा इस एंगल की, और ये एंगल हमें पता है कि 45 डिग्री गिवन है, तो ये भी जो आपका नया एंगल आएगा वो कितना होगा, 45 डिग्री, वो यहाँ पे हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बी और सी के बीच में। तो बी और सी में भी यही हो जाएगा, यही वेक्टर डिस्प्लेसिंग है। अब हम इसे देख लेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे ये एंगल हमें पता चल चुका है कि 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अगर हम इनको एड अप कर देंगे तो हमें पता है कि 105 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो यही सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। मान लीजिए अब कोई स्केलर क्वांटिटी है, अगर उसको हमें किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो उसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना। अगर कोई जो स्केलर है, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है तो सिंपल हमें कुछ करना नहीं है, वो सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस वो क्या करेगा, उस वेक्टर के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी दो वेक्टर्स गिवन है। पहला जो है, अगर वो जो स्केलर है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखिए लैम्डा बी वेक्टर जो है वो लैम्डा ए वेक्टर के इक्वल आया। तो उसने क्या किया, सिंपली जो ओरिजिनली वेक्टर ए था, जब लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया, तो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई। जब उसकी मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा से की गई, माइनस लैम्डा का मतलब क्या है कि जो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर था, मान लीजिए ए का यूनिट वेक्टर ए कैप था, तो डायरेक्शन तो उसी की है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया। माइनस मतलब जो ए कैप की डायरेक्शन इधर है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो जो हमारा जो बी वेक्टर आएगा अब वो इस डायरेक्शन में जाएगा, लेंथ उतनी ही होगी पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। वो भी क्यों, क्योंकि आगे है एक माइनस का साइन, जो क्या बताता है कि जो हमारा वेक्टर आएगा वो ए यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यही बात यहाँ पे देखने वाली है। अब है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ 5 टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहले वेक्टर है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर सिंपल आप ऐसे समझिए कि इक्वल वेक्टर वही वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, वही वेक्टर आपके क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, आप ऐसे समझते हैं जैसे 3 वेक्टर्स में आपके गिवन है ए बी और सी। तो ए बी और सी, पहली बात तो ये या तो ये कोइंसिडेंट होंगे एक दूसरे के, या ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों पता है, वेक्टर्स डिस्प्लेसिंग है तो ये कोइंसिडेंट हो सकते हैं, पैरेलल तो हमेशा रहेंगे। तो जो इनका बस मेन बात क्या है, ये इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी क्या कह रहे हैं कि ये इक्वल वेक्टर्स। अब दूसरे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 2 वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, मान लीजिए ये जो मॉड ए है वो मॉड बी के इक्वल ना हो, ठीक है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। मतलब ए पैरेलल टू बी वेक्टर हो, मतलब जो उनका यूनिट एक तरीके से ऐसे समझिए कि जो दोनों का यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए दोनों का यूनिट वेक्टर कोई लैम्डा कैप यूनिट वेक्टर है, तो लैम्डा कैप इनका दोनों का कॉमन यूनिट वेक्टर होगा। मतलब क्या दर्शाएगा कि दोनों की जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो सेम है। मान लीजिए पता है ना, लैम्डा कैप इनका क्या होगा, मान लीजिए यूनिट वेक्टर है तो दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए यानी इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जो इनका यूनिट वेक्टर है वो काम करेगा। अब कुछ होते हैं कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर 2 वेक्टर क्या है, कोलीनियर हैं, और उनको हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि ए इज इक्वल टू लैम्डा वी, यानी ए इज इक्वल टू
लैम्डा बी की फॉर्म में हम दर्शा सकते हैं तो वो हमें कोलिनियर वेक्टर आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ही वेक्टर है आपका पूरा का पूरा ए वेक्टर है, और मान लीजिए अभी मैं इसकी 3 पार्टीशंस कर देता हूँ। एक 3 पार्टीशंस हो गए, एक आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो मान लीजिए एक नया वेक्टर आया, मैं इसी डायरेक्शन में था बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है, लेकिन जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल नहीं है। ए का जो बी का मैग्नीट्यूड है वो ए से कम है, यानी मोड बी वो लेस देन ए मोड ए से, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए अगर हमें ए जो है वो बी के इक्वल करना है तो उसके लिए हमें इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अभी 1 टाइम्स है, यानी हम इसको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। तो हम क्या, यानी हम सिंपली मल्टीप्लाई जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, इसकी सिंपली मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे। यानी अगर हमें इसको क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 3 बी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। तो जो हमारा नया वेक्टर आएगा वो वेक्टर यहाँ तक बन जाएगा, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे 3 बी वेक्टर, ठीक है। तो यही होते हैं आपके कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वही होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन वो हम कैसे दर्शा सकते हैं कि वो दूसरे वेक्टर के टर्म्स में उनको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, एक वेक्टर होता है आपका नल वेक्टर। नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 0, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, वही क्या होगा आपका नल वेक्टर। और आप इसको ऐसे भी दर्शाते हैं 0 वेक्टर, जहाँ पे भी ऐसे लिखा हो कि 0 के ऊपर वेक्टर का साइन, तो वो क्या होता है आपका नल वेक्टर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 वेक्टर और बचे, जैसे एक है कोप्लेनर वेक्टर। आप एक नाम से ही समझ सकते हैं, कोप्लेनर मतलब कि जब मान लीजिए 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स एक सेम प्लेन में लाई करें तो वो क्या हो सकते हैं, वो क्या होंगे आपके कोप्लेनर वेक्टर। अब एक और बात सोचने वाली कि हमने 3 से ज़्यादा एक लिए, क्योंकि दो वेक्टर्स हैं उन्हें तो हम डिस्प्लेस करके एक प्लेन में ला सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से ऊपर की बात की है, तो कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से, वो ऐसे वेक्टर जो 3 से ज़्यादा ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हो वो क्या होंगे आपके कोप्लेनर वेक्टर। एक होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा, जो हमने पहले ही पढ़ा कि मान लीजिए कि जो नेगेटिव वेक्टर हमने देखा था कि ए और दूसरा होगा माइनस ए, तब इसको कह सकते हैं इनमें बस फ़र्क इतना होगा, इनमें फ़र्क ज़्यादा नहीं होगा। ये सिर्फ आप ऐसे समझते कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है तो जो माइनस ए होगा वो कुछ हमें पता है नेगेटिव साइन तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बस यही है इनकी कहने की बात कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो नेगेटिव वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क किस चीज़ का होता है, डायरेक्शन का। मान लीजिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 जुड़वा भाई हैं और वो भी ऐसे कि उनके कैरेक्टर्स वगैरह सब वो बिल्कुल मैच करते हैं, लेकिन एक जो भाई है वो पॉजिटिव काम में नजर आता है, दूसरा नेगेटिव काम में। तो इनमें क्या हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दोनों की जो क्षमता है वो क्या है, सेम है। यानी जो दोनों का मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए अभी के लिए इसको बी वेक्टर ले लेते हैं, अभी के लिए हम इसको क्या ले लेते हैं, बी वेक्टर मान लेते हैं, और हमें पता है कि ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है। तो यहाँ पे जो दोनों का मोड ए इज इक्वल टू मोड बी, यानी जो दोनों का पोटेंशियल है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन वो हुआ क्या है, इन्होंने क्या किया, दोनों ने डिफरेंट डायरेक्शंस में काम किया। मतलब एक ने पॉजिटिवली काम किया, एक ने नेगेटिवली काम किया। तो जो दोनों का डायरेक्शन है, यानी मान लीजिए जो आप समझते जो दोनों की डायरेक्शन है, डायरेक्शन नॉट सेम। तो नेगेटिव वेक्टर में बस इतना ही फर्क होता है कि दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होता है,
लेकिन फ़र्क किस चीज़ का होता है, डायरेक्शन का। बस यही आप ऐसे समझ सकते हैं। अब है अगला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कोई भी जो वेक्टर होता है, अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे अब ग्राफिकली आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए ये 3 एक्सिस हैं आपके पास। मान लीजिए अगर हम अभी डुअल एक्सिस में देखें, मान लीजिए ये वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सिस। तो कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में कुछ ए पार्ट चला और वाई एक्सिस में कुछ बी पार्ट चला। तो मान लीजिए कोई यहाँ से यहाँ तक यानी जो हमारा वेक्टर था और जो उसकी डायरेक्शन थी वो कुछ इस तरफ थी। तो जो वेक्टर है हमारा, अब हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस में, मान लीजिए इधर ए चला तो ए ऑफ आई कैप प्लस बी ऑफ जे कैप, ये हो गया। तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लीजिए ये जो हमारा वेक्टर था ये था आपका ए वेक्टर, तो अगर हमें मोड ए निकालना है तो मोड ए निकालने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिंपली क्या करना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। और आप ऐसे आसानी से वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं, वही आपको बताया गया है यहाँ पे। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अभी तो हमारे पास सिंगल वेक्टर था और मान लीजिए अब हमारे पास ये तीनों अभी भी हम डुअल एक्सिस में काम करेंगे। तो मान लीजिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक वेक्टर आपका इस तरफ और दूसरा इस तरफ, मान लीजिए R1 और R2। तो अगर हमें कोई जो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है, तो वो निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए जो ये पहला वेक्टर है ये कुछ इस फॉर्म में है, जो R1 है वो कुछ इस फॉर्म में है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ये है आपका R1 की इक्वल है। और जो आपका R2 है, यानी जो आपका R2 है वो इक्वल है R2 वेक्टर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो अगर हमें इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मान लीजिए जो इन दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर है, मान लीजिए यानी जो ये वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा। हमें कुछ ज़्यादा नई चीज़ें नहीं करनी, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम करेंगे R2 वेक्टर माइनस R1। तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो ये हो गए आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप ऐसे आसानी से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन है कि जो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे यहाँ पे दो वेक्टर थे हमारे पास R1 और R2, तो इनका जो रिजल्टेंट यानी एस वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो यहाँ पे क्या गिवन है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ऐसे आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो कोई भी वेक्टर होता है उसका अगर हमें पोजीशन वेक्टर दिखाना है, कि मान लीजिए कोई वेक्टर है, अगर उसकी पोजीशन बतानी है तो वो कैसे बता सकते हैं। तो सिंपली वही काम हमें करना है कि हमें पता है कि ये इस तरफ ए मैग्नीट्यूड चला, आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये इस तरफ ए और इस तरफ बी। तो इसको हम सिंपली देख सकते हैं कि ये था ए आई कैप की तरफ और बी जे कैप की तरफ, और इन दोनों का हमें क्या करना है, सिंपली ऐड अप करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, R1। और जिसका मैग्नीट्यूड है वो हमें पता ही कि दोनों के जितने डायरेक्शन चला उनके जो हमें क्या करना है, उनके जो मैग्नीट्यूड हैं उनके स्क्वायर का, उन दोनों के स्क्वायर को सम करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। अगर हमें मान लीजिए दो डिफरेंट वेक्टर्स दिए गए और फिर उनका निकालना है, उनमें मान लीजिए कोई
3D वेक्टर दिया गया है और दो पोजीशन वेक्टर, अगर हम की डिफरेंट वेक्टर तो डिफरेंटली हम अगर हम निकालें, यदि R2 निकालें तो R2 भी सिंपली जैसे हम सिंपली 2D में निकाला वैसे हम 3D में निकालेंगे। वहाँ भी हमने देखा कि मान लीजिए x2 डायरेक्शन इस तरफ कवर की, z2 इस तरफ और y2 इस तरफ। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि इस तरफ ये आई कैप यूनिट वेक्टर के साथ, इधर जे कैप यूनिट वेक्टर के साथ, इधर के कैप यूनिट वेक्टर के साथ। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली उनके मैग्नीट्यूड के साथ इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और सिंपली क्या करना है, सम कर देना है। तो ऐसे आप क्या निकाल लेंगे, उनका यूनिट वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। और मैग्नीट्यूड निकालना भी सिंपल है, उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, यानी जितना जो उनका मैग्नीट्यूड है डिफरेंट एक्सिस में अलग अलग यूनिट वेक्टर्स के साथ, उनके मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करने के बाद, उनका सम करने के बाद उनका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो ऐसे क्या निकाल सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। तो हमने बात की मैग्नीट्यूड भी निकालना हमें आता है। अगर बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन का हमें सिंपली करना कुछ नहीं है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। हमें सिंपली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि मान लीजिए जो ये आर वेक्टर है, ये कुछ थीटा एंगल बनाता है। तो वो थीटा एंगल अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि मान लीजिए इस तरफ ये कुछ आर एक्स डिस्टेंस चला और इस तरफ कुछ आर वाई। तो जो हम इनको कैसे क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए अगर हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हिसाब से देखें तो हमें पता है कि मान लीजिए एक पूरा ट्रायंगल बन चुका है। तो ये अगर ये थीटा है, तो अगर हमें थीटा निकालना है, हमारे पास दो चीज़ें की मैंने, मान लीजिए ये जो है, ये साइड है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपका आर एक्स हो गया, और ये जो नीचे का आर वाई हो गया, सॉरी, और ये नीचे का हिस्सा आपके पास आर वाई है। तो दो चीज़ें आपके पास गिवन है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। तो जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस होता है तो तब क्या लगाते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा आप ऐसे निकाल सकते हैं। और हमें पता है जो आर वेक्टर है, हम इसे क्या निकालेंगे, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। और आर एक्स क्या है, आर एक्स आई क्या प्लस आर वाई जे क्या। तो सिंपली, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट्स वाली बात, कि जो थीटा के साथ जो हमारा वेक्टर होता है तो वो होता है हमेशा कोस थीटा वाला वेक्टर। यानी यहाँ पे जो आर एक्स वेक्टर है वो क्या है आपका कोस थीटा, आर जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है आर कोस थीटा, और जो थीटा के अपोजिट होता है वो कौन सा होता है, हमेशा साइन थीटा, यानी आर साइन थीटा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो उसके अपोजिट फेस पर होगा, या फिर उसके वेक्टर के दूसरी तरफ जो होगा वो होगा साइन थीटा, और जो हमेशा उसके साथ रहेगा वो कौन सा होगा, कॉस थीटा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और वेक्टर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये आप कब यूज़ करेंगे, ये आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म, ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपको पता हो कि एंगल थीटा कितना है। और एंगल थीटा या तो आपको गिवन होगा या आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। इसके आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप, और जो बी की स्पीड कितनी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ बी। अब हमें क्या दिया गया है कि दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं, यानी उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, पैरेलल वेक्टर है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो जो ए वेक्टर है उसका जब हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो कितना आया, 5 आया। तो अब हम दोनों की डायरेक्शन सेम है, नहीं जो दोनों का यूनिट वेक्टर है वो भी सेम होगा। तो यहाँ से हमने जो यूनिट वेक्टर निकाला वो कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप ऑन 5। तो ये जो ए कैप है वो बी कैप की इक्वल होगा। और हमें पता है अगर बी वेक्टर निकालना है तो हमें दो चीज़ चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन ए कैप की इक्वल है, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ ही चुका है। तो वो यूनिट वेक्टर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड अभी गिवन था। तो सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा बी वेक्टर है वो कितना है, 12i कैप प्लस 16j कैप। तो ये क्या है, बी की वेलोसिटी आ गई। बस सिंपली क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, इनको ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है स्टेप्स ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स हैं, तो अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है
तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये कि आप वेक्टर्स को हमेशा ऐड तभी कर सकते हैं जब आप कि जो उनके टेल से टेल मिली हो और हेड अलग अलग पोजिशन पे हो। तो मान लीजिए एक वेक्टर पी है, वो कुछ थीटा एंगल बनाया हुआ है और जो दूसरा है वो कुछ फाई एंगल बनाया है। तो जो पी वेक्टर है उसे यहाँ पे दिखाया गया है पी कॉस थीटा आई कैप प्लस पी साइन थीटा जे कैप, और जो क्यू वेक्टर है उसे दिखाया गया है क्यू कोस फाई आई कैप प्लस क्यू साइन फाई जे कैप। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, अगर पी और क्यू वेक्टर को हमें एडअप करना है तो जो उनके एक्स कॉम्पोनेंट्स हैं उन्हें एक साथ जोड़ देना है, वाई कॉम्पोनेंट्स को एक साथ। बस सिंपली आप एडअप कर सकते हैं और ऐसे आपकी वेक्टर एडिशन हो जाएगी। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर तो ये नहीं है। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन है कि अगर मॉड पी, एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि अगर मॉड पी 9 यूनिट्स हैं गिवन है और क्यू वेक्टर जो क्यू मॉड है वो 6 यूनिट है, तो हमें क्या निकालना है? देन फाइंड वेक्टर पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। जो यहाँ पे मॉड पी दिया गया है, अब आप ऐसे देखिए कि जो मॉड पी है अब है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, कि मान लीजिए हमें कोई भी जो वेक्टर है उन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए जो लॉज हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास 3 लॉज है, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ। मोस्टली हम ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पॉलीगन लॉ भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से आप पढ़िएगा। तो पहला है ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ आप सिंपली एक और बात ध्यान रखिएगा कि ट्राइंगल लॉ सिर्फ तभी लगेगा कि जब दो वेक्टर्स की हमने क्या मिलाई हो, टेल से टेल, यानी यहाँ पे जो दोनों की टेल थी वो क्या है एक दूसरे से अटैच हो, या मतलब जुड़ रही हो, तभी आप क्या लगा सकते हैं? ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ कैसे लगा सकते हैं कि मान लीजिए आप सिंपली यही समझिए कि जो दोनों वेक्टर्स हैं, यानी जो हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर आपका इस तरफ है और बी वेक्टर इस तरफ है, तो अगर हमें इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर वो निकालना है, मान लीजिए इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह है, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आर हमें पता है कि जो हमें इनको ऐड करना है तो अभी रिजल्टेंट निकलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो ए वेक्टर है और ए प्लस बी आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप ऐसे समझिए कि मान ली जो ए वेक्टर उसे आप कैसे लिख सकते हैं? जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो आपका ए आई कैप और जो जी कैप में वो कितना चला है बी साइन थीटा, नहीं बी कॉस थीटा चला है वो, ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे समझिए आप। और जो हमारा बी वेक्टर है वो कितना सिंपली बी साइन थीटा, ऐसे समझिए। तो हाँ सॉरी मिस कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। जो हमारा दूसरा वेक्टर है, यानी जो ए वेक्टर है वो तो सिंपली अपना ए आई कैप चला है, लेकिन जो हमारा बी वेक्टर है उसके दो पार्ट हैं, एक तो बी साइन थीटा ये वाई एक्सिस में चला और बी कॉस थीटा एक्स एक्सिस में। तो जो आई कैप वाले हैं वो एक साथ ले लिए गए और जे कैप वाले एक साथ। तो यहाँ से जो आंसर आया, तो हमें पता है कि जो ये नया वेक्टर आ गया इसका हमें सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड जब निकाला गया तो यहाँ से ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया गया और बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर है वो कुछ इस तरह है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ से जो हमारा रिजल्टेंट आया, मतलब जो मैग्नीट्यूड आया रिजल्टेंट का वो कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के साथ पूरा का पूरा प्लस 2ab कॉस थीटा। और उसको आप ध्यान रखिए, इसका यूज़ आपको आगे तक होने वाला है। अब पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ हम कब पढ़ते हैं? अभी हमने नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ आप तभी पढ़ेंगे जब दो वेक्टर्स, मान लीजिए कि दो वेक्टर्स कॉमन ओरिजिन से हैं,
लेकिन वो कुछ इस तरह है कि वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हों, ठीक है। तो जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी सेम तरीके से ही आपको दिखाया जाएगा। जो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो भी होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। और जो एंगल इन दोनों के बीच जो वेक्टर है, मान लीजिए जो एंगल होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, यानी मान लीजिए जो अल्फा, जो इनके बीच में एंगल अल्फा बनेगा, वो अल्फा किसके इक्वल होगा, mod b sin थीटा mod a + mod b cos थीटा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक ज़रूरी फॉर्मूला है। तो ये होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। मतलब सिंपली क्या किया गया, ए वेक्टर एज इट इज रखा गया, इसको भी क्या किया, ऊपर डिस्प्लेस किया, और जो बी वेक्टर है इसको भी इजीली डिस्प्लेस किया। तो यहाँ से क्या हुआ दोनों का, यहाँ से एक वेक्टर जब यहाँ मिला तो हेड से टेल मिल गया, तो हेड से टेल का इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, और फिर यहाँ पे एक टेल और फिर एक हेड, तो फिर इनका भी एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा आर। तो यहाँ से आर जो है वो कॉमन वेक्टर आ गया, तो यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया। अब देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सिंपली हमें क्या करना है, वो भी ट्रायंगल लॉ का एक तरीका है। हमें क्या करना है, सिंपली उन्हें जितने भी वेक्टर्स हैं उन्हें क्या करना है, सेम ऑर्डर में हमें क्या करना है, ज्वाइन करना। मतलब हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल। तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा हमेशा वो क्या होगा, एक तो जो क्लोजिंग साइड है पॉलीगन की उसके अपोजिट साइड में मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, सारे वेक्टर्स मान लीजिए ये वेक्टर इस तरफ आया तो ये इसके अपोजिट, इसके मान लीजिए इसका हेड से हेड मिलेगा। तो जो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस 1 2 3 इन चार वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा। वही सिंपल ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ लगा हुआ है। पॉलीगन लॉ मतलब जिसमें मल्टीपल साइड्स हो, वो 2 भी, वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं, मल्टीपल साइड्स हो सकती हैं। वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं यानी ए और बी हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, यानी जो ए और बी, जो ए प्लस बी वेक्टर मान लीजिए हमने ऐड किया है, जो ए वेक्टर है जो बी वेक्टर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, उनकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वेट के साथ फोर्स को ऐड करें, हम ऐसे नहीं कह सकते। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। दूसरा जो वेक्टर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमेशा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल होगा। थर्ड है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी वेक्टर फॉलो करता है कि यानी ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो आंसर है हमने उसको सी वेक्टर से ऐड किया तो हमेशा किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को हमने पहले ऐड किया फिर उसको ए के साथ ऐड कर दिया तो इनसे जो आंसर है वो हमेशा क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये क्या होगी आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगला है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट अभी समझ सकते हैं कि दो वेक्टर जो हैं उनको जो मल्टीप्लाई करके हमें जो सिंपली नॉर्मल आंसर मिलता है हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, वो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्योंकि इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो उसको निकालने का सिंपली जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसको हम डॉट की फॉर्म में दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इसको दिखाते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू mod A mod B cos थीटा। यहाँ पे जो mod A mod B है आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो mod A है और mod B है वो क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअली जो इनके मैग्नीट्यूड है, और जो cos थीटा है उसमें जो थीटा है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। ये तो तब है जब आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो। जब भी आपको वेक्टर्स आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह दिए गए हों तो अगर आपको तब निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो उनके एक्स एक्सिस वाले जो दोनों के कोएफिशिएंट्स हैं और वाई एक्सिस वाले आपस में हमें क्या करना है, एक्स वाला एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वाई वाला वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ, और तो इनको क्या कर देना है स्मॉल। तो पहला वेक्टर मान लीजिए
आपका है ये वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, और दूसरा जो आपका वेक्टर है वो है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो अगर आपको ए डॉट बी निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 2 बजे 2, फिर यहाँ पे 2 3 या 6, वो माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन, और फिर यहाँ भी 1 इंटू -1 यानी -1। तो यहाँ से जो आंसर आया वो है आपका -5। तो ए डॉट बी आपका आंसर क्या आ गया -5। तो ऐसे आप जब वेक्टर नोटेशन में आपको लिखे जाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको वेक्टर्स मिलेंगे, तो उनको अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि मोड ए 2 की इक्वल है, मोड बी 3 की इक्वल है, और एंगल जो है उन दोनों के बीच वेक्टर्स की जो 60 है। तो आपको ए डॉट में निकालना, तो सिंपली आपको सब कुछ दिया गया है, सिंपली फॉर्मूले में आप सब कुछ रखेंगे यार, आपको सबको मिल जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे रखा गया कि मोड ए 2 की इक्वल था, मोड बी 3 और थीटा 60 था, तो सिंपली फॉर्मूले में रखा तो आपको आंसर मिल गया ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर जो थीटा है, जब तक थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो जो ए डॉट बी है वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तक थीटा 90 डिग्री से कम है तो जो कॉस थीटा हमें मिलता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए जो आंसर आता है हमेशा ए डॉट बी का पॉजिटिव। थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो तब ए डॉट बी में मिलता है 0, क्योंकि इस समय जो कोस थीटा में आंसर मिलता है वो हमेशा क्या है, वो 0, और 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही मिलेगा। और जब एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो हमें जो कोस थीटा मिलता है नेगेटिव मिलता है, इसलिए जो आंसर होगा हमारा वो हमें कैसा मिलता है, ए डॉट बी का आंसर नेगेटिव। कुछ और प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए तो दो वेक्टर्स हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो हमेशा क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। दूसरा, अगर दो यूनिट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकाले तो वो क्या होगा, 1। और अगर हम दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, एक्सियल यूनिट वेक्टर यानी आई कैप डॉट जी कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, हमेशा इनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। वो क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल्स होता है, यानी जो इनके बीच का थीटा होता है वो कितना होता है, 90, और 90 पे हमें पता है ए डॉट बी का आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे 3 वेक्टर्स हैं, इधर आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप, तो इधर जो इनके बीच का एंगल है वो कितना है, तो वो जो है एंगल, वो एंगल आपका 90 डिग्री है। इसीलिए आपको क्या मिला, हमेशा जो आंसर मिला वो 0 मिला। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो पहली प्रॉपर्टी की ये कम्यूटेटिविटी फॉलो करती है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हमेशा होता है कि ये जो ए डॉट बी है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है कि मान लीजिए ए डॉट बी प्लस सी है तो वो ऐसे भी रखते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दूसरा, थर्ड जो है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स मैक्सिमम कब होगा, जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी जब उनके बीच का एंगल 0 होगा तब जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा मैक्सिमम। और मिनिमम यानी 0 कब होगा, 0 तो नहीं कह सकते, लेकिन नेगेटिव आप कह सकते हैं। नेगेटिव कब होगा, जब आपका एंगल यानी जब आपका आंसर -1 के साथ कोलैब करे और वो आपको मिलता है 180 के मल्टीपल्स पे, 180 पे मिलता है आपको। और आप कह सकते हैं 180 पे नहीं, 180 के बाद आपको मिलता है 540 पे, यानी जब आंसर आपको नेगेटिव मिले वो भी -1, वही आपका लीस्ट आंसर मिलता है cos थीटा से, तब क्या होगा आपका मिनिमम। और मैक्सिमम कब होगा, जब वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, यानी उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। अभी क्वेश्चन दिया गया कि दो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर हैं, अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो मैंने ऊपर बात की कि दो वेक्टर हैं, उनके बीच नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 नहीं है। तो सिंपली कहने वाली बात वही है कि तो उनके बीच के जो cos थीटा है वो 0 बनाए, और cos थीटा 0 कब होता है, जब 90 डिग्री हो। यानी दो वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स 0 कब होते हैं, जब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और दो वेक्टर्स जब 90 डिग्री होते हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं,
तो उनको एक नाम दिया जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो क्यूज का एंकर अगर 90 है तो जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है वो क्या है, आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये आपको टर्म दिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होते हैं, इनके बीच जो एंगल है यानी जो थीटा है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो वो कौन से वेक्टर होंगे आपके, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर जो स्केलर प्रोडक्ट था दोनों में एक डिफरेंस है कि वहाँ पे जो हमें आंसर मिलता था वो कैसा था, स्केलर आंसर। तो जो जो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा वो हमेशा कैसा होगा, एक वेक्टर में आंसर मिलेगा, मतलब हम जो आंसर मिलेगा उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और फिर होगा एक एन कैप। एन कैप क्या होगा, एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होगा। यानी जो यहाँ पे दिए गया है कि जो उनका जिस प्लेन में उनका हमने वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका वेक्टर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है आपका, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, यानी ए और बी के बीच का जो थीटा एंगल है वही, उसी से आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा। अब है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किस लिए काम आता है, ए क्रॉस बी की जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन निकालने की। तो हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी, उन्हें क्या रखना है, टेल टू टेल रखना है। और जो अपना राइट हैंड पाम है उससे पहले क्या करना है, उसकी जो उंगलियां हैं उसको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके क्या याद करना है, एक वेक्टर की तरफ रखना है जो उंगली है, और जो आपका जो उसका जो मुंह है, जो उसकी हथेली है वो किस तरफ जानी चाहिए, बी की तरफ। तो जो आपका जो थंब है वो जिस तरफ पॉइंट करेगा, मान लीजिए ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो वही क्या होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें जो एन कैप था उसी की क्या होगी, वही होगा आपका एन कैप। मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर कुछ इस तरह है और दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह है। मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो अगर हमें ए क्रॉस बी में एन कैप दिखाना है तो एन कैप अगर मैं दिखाऊं तो एन कैप कुछ इन दोनों के एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, मतलब ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी। यहाँ पे तो ये दोनों की क्या होगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जो दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा आपका एन कैप, और यही होगी आपकी वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन। अब है एक क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एंड बी लाइन एक्स वाई प्लेन एज शोन। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि दोनों वेक्टर्स के बारे में कि जो ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 5 है, थीटा एंगल की जो 30 बनाया है, तो हम सिंपली निकाल सकते हैं। मॉड ए गिवन है 5, मॉड बी 4 गिवन है, कि बीच का एंगल साइन 30 है। तो हम यहाँ से पहले तो जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो निकाल दिया हमने, टाइम है। अगर हमें अब क्या निकालना है, सिंपली डायरेक्शन निकालना। तो डायरेक्शन के लिए हम थंब रूल लगाएं तो हमें सिंपली पता है कि वो किस तरफ आने वाला है, जेड एक्सिस। तो ए क्रॉस बी वो क्या होगा, -10 कैप। अब यहाँ पे -10 क्यों आए, क्योंकि -10 जो वो क्या दिखा रहा है कि जो आंसर है वो माइनस जेड एक्सिस की तरफ आएगा। माइनस जेड एक्सिस यानी एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये एक्सिस इस तरफ है तो इस तरफ का ही एक ऐसी एक्सिस आएगी जिसके परपेंडिकुलर जो है वो उसी एक्सिस में क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है। और जो बी हमें पता है कि एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है वेक्टर में कि जो बी क्रॉस, यानी अगर हम वेक्टर्स को अपोजिट कर दें, ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए करते तो जो उसका आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इसमें ऐसा नहीं होता कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल हो, यानी ये कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करता, वो भी हम आगे पढ़ेंगे ही। तो उसमें एक और कंडीशन थी, वो मैं पहले आपको वही बता देता हूँ
कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस। ये हो सकता है इक्वल, लेकिन इक्वल करने के लिए ये कब इक्वल होगी, ए क्रॉस बी इक्वल माइनस के साथ बी क्रॉस ए वेक्टर। ये दो वेक्टर्स हमेशा तभी, इनका वेक्टर प्रोडक्ट तभी इक्वल होगा जब इनको हम क्या करें, एक नेगेटिव साइन के साथ यूज़ करें। अब है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। मान लीजिए जो यूनिट वेक्टर हैं ऑर्थोगोनल ही रहते हैं, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका आंसर क्या होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आई क्रॉस जे का जो आंसर आता होता है के कैप, जे क्रॉस के का आंसर आता है आई कैप, के क्रॉस आई का आंसर आता है जे कैप। ऐसे जे आई का माइनस के क्रॉस जे का माइनस आई, आई क्रॉस के का माइनस जे। आप ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, तो ये आपका आई कैप, ये जे कैप। तो हमें एक बात पता है कि जो आई और जे का जो वेक्टर है, इसका आंसर 90 है, इसमें भी 90 है और इधर भी 90 है। तो अगर मैं आई क्रॉस जे की बात करूं तो इन दोनों की हमें पता है कि जो इसका आंसर आएगा वो इन दोनों आई और जे के दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसा एक ही वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, और वो है आपका के कैप। तो इसलिए हमेशा आई क्रॉस जे का आंसर क्या आता है, के कैप। अब उसमें जो मैग्नीट्यूड है हमें पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड और जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, इसलिए 1 के कैप, यानी सिंपली के कैप मिल जाता है। और ऐसे ही फर्दर सारे आंसर आपको मिल जाएंगे आसानी से। अब क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म, तो सिंपली हमें क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में निकालना है। तो उसके लिए सिंपली तरीका क्या है, मान लीजिए दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं, हमें क्या करना है कि फिर आप क्या कर सकते हैं, आई कैप मान लीजिए ए क्रॉस, आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप लिखा, और फिर पहले आपको ए वेक्टर वाले कंपोनेंट्स लिए आने, मान लीजिए 3 4 2 और इधर था 1 -1 2। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली अगर आप पहले जो आई कैप वाले आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की, यानी 4 2 8 माइनस ऑफ -2 यानी 8 + 2, फिर जे कैप के साथ इन दोनों की 3 2 6 -2, और फिर के कैप के साथ इन दोनों की, यानी -3 माइनस, यानी आंसर यहाँ से आंसर आ गया 10 आई कैप + 4 जे कैप और -7 के कैप। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट विथ कंपोनेंट फॉर्म्स। अब दो यहाँ पे क्या है, अगर ए क्रॉस बी निकालना है, दोनों वेक्टर दिए गए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, आप सिंपली फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आगे अब हम जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके तीनों लेक्चर्स पूरे हो चुके हैं, और आगे अब हम फिजिक्स का जो चैप्टर जो हमारा चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसकी वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे जल्दी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, होप यू एंजॉय द वीडियो। सो आप कमेंट्स इस चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।